हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। कल जो आपका लेक्चर हुआ था उसके आगे से फिर से स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। स्टील का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए, स्टील को हम बहुत तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वर्गीकरण जो करेंगे वो कार्बन कंटेंट के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट के आधार पर स्टील को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका रहता है हाई कार्बन स्टील, दूसरा आपका रहेगा मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा आपका माइल्ड स्टील, जिसको हम लोग लो कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हीं को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए माइल्ड स्टील के बारे में आप लोगों को बताते हैं हम। तो देखिए माइल्ड स्टील क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइल्ड स्टील क्या है, आपका लो कार्बन स्टील है आपका। ठीक है, तो माइल्ड स्टील, मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टील कौन सा है। तो माइल्ड स्टील जो बार होते हैं हमारे, ये प्लेन होते हैं। स्टील बार्स जो यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं वो किस तरह होंगे, राउंड शेप रहेगा और इन पर किसी भी प्रकार का ग्रूव या खांचा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये देखने में किस तरह होंगे, एकदम प्लेन होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब ये बार देखिए यहाँ पर प्लेन है, जैसे आपका ये मार्कर है, ये क्या है, प्लेन है। अब इस बार को यदि हम बॉन्डिंग कराएं किसके साथ, कंक्रीट के साथ, तो बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रोवाइड नहीं किया गया है। और जब ग्रुप प्रोवाइड नहीं किया गया है तो कंक्रीट की इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, अच्छे से इसको कंक्रीट नहीं पकड़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जो कार्बन कंटेंट के आधार पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो जो लो कार्बन है और जो मटेरियल लो कार्बन को शो करेगा वो नेचर उसका कैसा होगा, डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल होगा। देखिए, 2 तरीके के मटेरियल आपके होते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल होते हैं और दूसरा क्या होता है, ब्रिटेल मटेरियल होते हैं। ब्रिटेल को हिंदी में बोल सकते हैं भंगुर पदार्थ। जैसे आपका मिरर, जैसे शीशा होता है, यदि आप उसको एकदम से गिरा दीजिए टूट जाता है, तो कैसा बिहेव कर रहा है, ब्रिटेल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। उसी तरह हम कंक्रीट को क्या कहते हैं, वो ब्रिटेल मटेरियल है। कंक्रीट पर जब हम लोड लगाएंगे तो कंक्रीट में क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, एकदम से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, ब्रिटेल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। लेकिन माइल्ड स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डक्टाइल मतलब लचीलापन देखने को मिलेगा। जैसे आपने लोड लगाया इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, जब इस पर लोड लगाओगे तो इसमें झुकाव यानी बेंडिंग देखने को मिलेगी। अब बेंडिंग मतलब उसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। आप इस पर लोड लगाइए, एकदम से नहीं टूटेगा, इसमें क्या होगा, इलॉन्गेशन होता रहेगा होता रहेगा। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, फिर उस पॉइंट पर ये क्रैक होगा या टूटेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो माइल्ड स्टील है वो डिफिनिट यील्ड पॉइंट को शो करता है। अब यील्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसको अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या हिंदी में बोल सकते हो प्रतिबल और विकृति कर्व को बना करके दिखाएंगे। उसमें हम आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी समझाते हैं। तो चलिए कर्व ड्रा करते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने सोम में पढ़ा था पूरे डिटेल के साथ, दोबारा से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सिस आपका शो करेगा स्ट्रेस को और ये वाला एक्सिस आपको शो करेगा स्ट्रेन को। तो देखिए यहां पर जब कर्व बनाते थे तो इस तरह बनता था, ये स्ट्रेट लाइन जाती थी, फिर यहां पर ऐसे दिख के इस तरह हम लोग कर्व बनाते थे माइल्ड स्टील के लिए। अब यहां पर देखिए ये वाला एक पॉइंट होता है जहां पर मटेरियल हमारा क्या होता था, फेल होता था। उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे क्रैकिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, मटेरियल फेल हो रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे क्रैकिंग पॉइंट। ये किसके लिए कर्व हमने बनाया है, माइल्ड स्टील में बनाया है। यहां पर देखिए बहुत सा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए कितना सारा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है टूटने से पहले। ठीक है, ये माइल्ड स्टील के लिए है। इसके बाद इसी पर हम एक ड्रॉ करते हैं ये कर्व। ये देखिए ये आपका कर्व है HYSD के लिए,
हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्रैकिंग जो है हमें इस पॉइंट पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर पहले ही देखने को मिल गई है आपको क्रैकिंग। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कर्व आपका किसके लिए हो गया है, माइल्ड स्टील के लिए है, और ये वाला क्या इसके लिए है, HYSD। ठीक है, HYSD क्या है आपका, हाई कार्बन स्टील है। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ाते हैं, तो पहले ग्राफ में समझ लीजिए। HYSD क्या है, हाई कार्बन स्टील है, और माइल्ड स्टील आपका क्या हुआ, लो कार्बन स्टील है। तो आप लोग इसमें बताइए कि देखिए किसमें ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, HYSD में कि माइल्ड स्टील में। तो यहाँ पर देखिए हमें देखने को मिल रहा है कि जो HYSD बार है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर आपको स्ट्रेस को दिखाया गया है। तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मजबूत कौन हुआ, HYSD बार हुआ। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि जो माइल्ड स्टील हैं उनकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है। अब जो वर्ड यील्ड है तो पहले समझते हैं यील्ड क्या होता है। ठीक है, यील्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद मटेरियल में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे आपका कंक्रीट है, ठीक है, तो कंक्रीट पर जब हम लोड लगाते हैं तो क्या होता है, कंक्रीट क्रैक हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर कंक्रीट क्या है, कोलैप्स होता है, तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे उसे कि वो पॉइंट कौन सा है, क्रैकिंग पॉइंट है। और वहाँ पर जो लोड लग रहा है वो कौन सा लोड हुआ, क्रैकिंग लोड हुआ। लेकिन स्टील में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टील में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्रैकिंग पॉइंट पे ना कर करके हम यील्ड पॉइंट तक ही करेंगे। अब देखिए जो स्टील है उसमें एक लिमिट तक लोड लगता है, उसके बाद वो जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो एकदम से उसमें वो फैलने लगती है, खिंचाव देखने को मिलता है। तो देखिए आप माइल्ड स्टील में देखिए कि जैसे ये पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद एकदम से देखिए इतना स्ट्रेन डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टी, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें शो होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, डक्टिलिटी। तो यहाँ पर स्टील में जो ये वाला पॉइंट है उसी पॉइंट तक हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रेन होती है और जो स्ट्रेस होती है, ठीक है, जो यहाँ पर स्ट्रेस होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे FY से। ठीक है, Y क्या शो कर रहा है, यील्ड को, और F क्या शो करता है, स्ट्रेंथ को। देखिए इस कंक्रीट में हम लोग क्या लेते थे, क्रैकिंग स्ट्रेंथ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेड कंक्रीट का, जैसे M20, तो 20 यहाँ पर किसको डिनोट करता था, FCK। ठीक है, F स्ट्रेंथ हो गया, कहाँ पर लेते थे, क्रैकिंग पर। बट स्टील में ऐसा नहीं है। स्टील में जो हम लोग स्ट्रेंथ लेते हैं वो कौन से पॉइंट पर लेते हैं, यील्ड पॉइंट पर लेते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं, FY से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिफिनिट यील्ड पॉइंट है किसमें, माइल्ड स्टील में, हमें पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, यील्ड है। ठीक है, इसके बाद जो मटेरियल होता है अच्छा बिहेव नहीं करता है। बट जो HYSD बार है उसमें यील्ड पॉइंट जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो स्ट्रेन होती है 0.002 से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और जिस पॉइंट पर वो कट करेगी जाके, ठीक है, वो उसका हम लोग क्या मानेंगे, यील्ड पॉइंट मानेंगे। और उसके सामने जो स्ट्रेंथ हम लिखेंगे वो क्या रहेगी, FY रहेगी। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए FY का वैल्यू कितना लिया जाता है, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, FY हम लोग कितना लेते हैं, 250 न्यूटन पर mm²। क्लियर है सभी को। अब हम HYSD बार की प्रॉपर्टीज बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो HYSD बार होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। जो माइल्ड स्टील बार होते थे वो कैसे होते थे, प्लेन बार्स होते थे। बट
यहाँ पे HYSD बार होते हैं वो प्लेन नहीं होते हैं, उनमें देखिए यहाँ पे ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह खांचे लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो इनकी वजह से सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी ये हुई कि वो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इसकी बेटर प्रॉपर्टी है कि जो HYSD बार होते हैं इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, किसके साथ में? कंक्रीट के साथ में। दूसरा क्या है? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। माइल्ड स्टील था, लो का परसेंटेज थी, और इसमें क्या था? हाई परसेंटेज कार्बन है, किससे? माइल्ड स्टील से। ठीक है। तीसरा पॉइंट अभी हमने आपको ग्राफ में बताया था कि यील्ड पॉइंट जो होता है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है HYSD बार में, प्रॉपर अभी ग्राफ में बताया गया था आपको। तो HYSD बार भी देखिए दो प्रकार के रहते हैं। एक आपका TOR 40 और 50, या तो लिख सकते हैं FE 415 और इसको लिख सकते हो FE 500। ठीक है। तो दो तरीके का TOR मतलब है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन, टॉर का मतलब डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। FE 415 यहाँ पर क्या हुई, अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये उसकी है यील्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह FE 500 क्या है? यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ 500, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कितनी है? 415 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं TMT बार के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर जो TMT बार है इनको हम लोग बोल सकते हैं, फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। मतलब जो HYSD बार थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने और इन्हेंस किया और उनका थर्मल ट्रीटमेंट किया, फिर उसका नाम पड़ गया TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। तो यहाँ पर देखिए जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस किया गया तो क्या क्या देखने को मिला कि TMT बार की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही हाई होती है, और जितनी ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ कोई मटेरियल शो करेगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है। आज के टाइम में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कौन से बार यूज़ करते हैं? TMT बार। आप किसी शॉप पर जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं सरिया परचेज करने के लिए, तो आप कैसे पहचानोगे? जो भी सरिया रहता है उस पर मेंशन रहता है कि ये कितने डायमीटर का सरिया है, 10 mm का है, 16 mm का है, और उस पर कंपनी का नाम भी लिखा रहता है, कौन सा बार है वो भी मेंशन रहता है। ये आप प्रॉपरली उस पर देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है TMT बार की कि इनकी डक्टिलिटी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वेल्डेबिलिटी बढ़िया होती है। इसका कहने का क्या मतलब है? जो देखिए हमारे TMT बार होते हैं इसमें दो सरफेस, जो एक आउटर सरफेस होता है और एक क्या होता है? हमारा इनर सरफेस होता है। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। तो इसको इस तरह ग्रुप प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये हम मान लेते हैं आउटर सरफेस, और अंदर वाला होता है आपका इनर सरफेस। तो इन बार में हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, कि जो इनर सरफेस होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें डक्टिलिटी अच्छी रहती है। और जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, वो हार्ड रहता है। और वेल्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो मटेरियल हैं आपके, उनको आपस में वेल्ड करना है, तो इस बार को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन था स्टील का। अब लास्ट हम पढ़ते हैं लोड्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। देखिए बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है लोड्स। बिना लोड के आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। लोड ही डिफाइन करेंगे कि डिज़ाइन कैसे करना है। आप जो बीम प्रोवाइड कर रहे हो, कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी डायमेंशंस कितनी लेनी है, उसमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वो किस पर डिपेंड करेगा? लोड के मारे पर, लोड पर आपका। ठीक है। तो जो भी लोड हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू कोड IS 875 के अनुसार पढ़ेंगे, जो कि आप
आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहला लोड आपका रहेगा डेड लोड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका कोड है IS 875, उसके पार्ट फर्स्ट में डेड लोड के बारे में आपको बताया गया है। डेड लोड आपका क्या होता है? जैसे बिल्डिंग का खुद का जो वेट होता है, जो लोड स्टेबल है, एक ही जगह रहता है, ठीक है, उस लोड को हम लोग डेड लोड बोलते हैं। बिल्डिंग का खुद का वेट हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? डेड लोड में। दूसरा आपको लोड रहता है इम्पोज्ड लोड, ठीक है, इसको हम लोग IS 875 के पार्ट 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा लोड आपका रहेगा विंड लोड। विंड लोड भी एक इंपॉर्टेंट लोड है। जब देखिए बहुत तेज हवाएं चल रही हों तो उस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लोड बिल्डिंग पर लग रहा होता है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम लोग विंड लोड बोलते हैं। और वो IS 875 के पार्ट 3 में हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्नो लोड। इसको हम लोग पार्ट 4 में स्टडी करते हैं। स्नो लोड में देखिए जो भी हमारे माउंटेन वाले इलाके हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? बर्फबारी होती है, उसकी वजह से छतों पर देखिए बहुत सारा लोड बर्फ़ की वजह से आ जाता है, तो उसी को हम लोग स्नो लोड बोलते हैं। उसको हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 4 में। और आपका लास्ट में रहेगा स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस, ये आपका रहेगा पार्ट 5 में। देखिए और भी बहुत सारे लोड होते हैं। और लोड कॉम्बिनेशन मतलब एक बिल्डिंग पर बहुत सारे लोड एक साथ लगते हैं, ये नहीं केवल अकेला लोड लग रहा, तो उन सभी को हम लोग स्टडी करते हैं पार्ट 5 में। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था लोड के बारे में। तो आपका ये पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।